बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो मेरी सास हिम्मत करके आगे बढ़ी थी और घर की गाड़ी चलाने के लिए मुख्तलिफ फंक्शंस और होटलों के लिए खाने पकाने शुरू करती है। मैं घर में उसकी भरपूर मदद कर देती थी। सास किसी खास पकवान के लिए काम करती थी, पहले छोटे पैमाने पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता काम बढ़ा तो रोज़ बड़ी बड़ी देगों में खाना बना कर देने लगी। पहले लोग खुद ही आकर ले जाते थे, लेकिन उसके बाद सास खुद ही उन देगों को देने के लिए भी जाने लगी। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जब वो खाना देने जाती तो मेरे कपड़े पहनकर और खूब तैयार होकर जाती थी, और जब वापस आती तो उसके कपड़े पहले वाली हालत में नहीं होते थे, बल्कि पूरे कपड़ों पर तेल के धब्बे लगे होते, जिससे वो दोबारा पहनने के काबिल भी नहीं रहता था। फिर वो मुझे 5,000 का नोट देकर कहती कि नया सूट ले लेना। मुझे बहुत अजीब लगता। अब शक होने लगा था कि आखिर मेरी सास ऐसा क्या काम करती है जिससे वो घर से तो खूब बन ठन कर निकलती है और घर वापसी पर हालो बेहाल होती है। यूं एक दिन मैंने अपनी हैरानगी और परेशानी को खत्म करने के लिए सास का पीछा किया, तो वहां जो मैंने देखा तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी और आंखों से आंसू जारी हो गए, क्योंकि मेरी सास तो जो कर रही थी ऐसा तो मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। मेरी कहानी की शुरुआत भी कुछ रिवायती सी ही है। मेरे माँ बाप हयात नहीं थे। मैं अपने चचा के घर रहती थी। चचा तो मेरे कुछ अच्छे ही थे, लेकिन उनकी बीवी यानी मेरी चची का रवैया वैसा ही था जैसा अमूमन एक बिन माँ बाप बच्ची के साथ अक्सर रिश्तेदारों का होता है। चची अपने दिल में मेरे लिए बिल्कुल भी नरम जज्बात नहीं रखती थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी जो कि मेरी ही हम उम्र थी, और फिर 2 बेटे थे। मेरी चची सारा दिन मुझसे घर के कामकाज करवाती और खुद वो और उसकी बेटी आराम से ऐश करती। जैसे जैसे मैं जवानी की तरफ बढ़ रही थी, आसपास की औरतों ने मेरी हमदर्दी में मुझे चची के शिकंजे से निजात दिलाने के लिए मेरी शादी की बात चची के कानों में डालना शुरू कर दी थी। लेकिन मेरी चची एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। आखिर को वो इतने काम वाली कैसे खो सकती थी, लेकिन उसने जल्द ही अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। मैं जो हमसाए की औरतों की बातों पर दिल में खुश होने लगी थी कि चलो शादी करके इस जहन्नुम से तो छुटकारा मिलेगा, अब चची को सिर्फ अपनी बेटी के लिए रिश्ते ढूंढते देखकर दिल महसूस कर रह गई थी। मगर अब मेरे चचा की आंखें और दिमाग खुल ही गया था, तो उसने चची को सख्ती से कहा कि वो मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढे। वो दोनों बेटियों के फर्ज से एक साथ सुबुकदोश होना चाहते हैं। जिस पर मेरी चची ने नाक मुंह चढ़ाते पता नहीं किस दिल से मेरे लिए भी रिश्ता ढूंढना शुरू कर ही दिया था, जिस पर मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हो गई थी। मगर मेरे दिल में अब यह ख्याल पुख्ता हो गया था, बल्कि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि जिस घर में मेरा रिश्ता हो वहां सास नामी कोई खातून ना हो और मेरा शौहर अच्छा कमाने वाला हो, क्योंकि मैंने सासों के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था कि वो बहुत जालिम होती हैं, सारा काम करवाती हैं और फिर भी कभी बहू से राजी नहीं होती, बहू पर हाथ भी उठा लेती हैं, और तो और अपने बेटों के कान भर कर उससे भी बहू को पिटवा लेती हैं। ये सब सोचे मेरे दिमाग में आती तो मैं कांप कर रह जाती थी। यानी कि एक जालिम चची के होते हुए शादी के बाद भी एक बिल्कुल वैसे ही खातून से वाबस्ता हो जाती तो मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो जाती। मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें और ख्वाब अधूरे ही रहने वाले थे। मेरे ये ख्वाब और ख्वाहिशें पूरी हो सकती थी अगर अल्लाह मेरी दुआ सुन लेता तो। और मेरी अल्लाह से दुआ थी कि मुझे ऐसा शौहर मिले जिसकी माँ ना हो और फिर मैं अकेले ही पूरे घर में राज कर सकूं। लेकिन मेरी ये दुआ पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जल्द ही मेरे लिए चची ने ऐसा रिश्ता पसंद कर लिया था। फैमिली तो छोटी सी थी और उनका एक ही बेटा, जो कि अब मेरा होने वाला शौहर था। चची ने मेरा रिश्ता जिस बेदिली से ढूंढा था उससे कुछ अच्छी तवक्को तो नहीं की जा सकती थी। अपनी तवक्को के मुताबिक रिश्ता ना मिलने पर मैंने भी दोबारा तवज्जो देना गवारा नहीं किया था। इसीलिए मुझे नहीं पता था कि मेरा शौहर क्या काम करता है। चची ने चचा और बहुत से लोगों की बातों से तंग आते फिलहाल अपनी बेटी की शादी मौखर कर दी थी, और मुझे ही एक मुसीबत की तरह समझते आनन फानन मेरा रिश्ता तय करते सादगी से शादी कर दी। उनके दिल में था कि वो जैसे तैसे मुझसे जान छुड़ाते अपनी बेटी की किसी अच्छी जगह धूमधाम से शादी करेंगी। मुझे शादी के बाद पता चला था कि मेरा शौहर एक गाड़ियों की वर्कशॉप पर काम करता है, जो सुनकर मुझे मायूसी हुई थी। लेकिन एक बात थी कि घर काफ़ी अच्छा और बेहतर हालत में था। ससुर भी किसी बड़ी दुकान पर मुंशी का काम करते थे, जिससे घर की काफ़ी अच्छी गुजर बसर हो रही थी। मेरा शौहर और ससुर सुबह ही काम के लिए चले जाते थे और घर में मैं और मेरी सास ही रह जाती थी। दूसरी तरफ मेरी सास ने ये नहीं सोचा कि हम एक दूसरे से बना कर रखते हैं, एक दूसरे से अपने दुख सुख की बातें करेंगे, बल्कि मेरी सास तो मेरी शादी की पहली सुबह से ही
एक रिवायती सास बन गई थी। शायद उसे भी पता चल गया था कि मैं लावारिस हूं, जैसा वो चाहे मुझसे सुलूक कर सकती हैं, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मेरी सास घर के सारे काम मेरे जिम्मे लगाती और खुद बेटे और शौहर के घर से निकलते ही मोहल्ले के दौरे पर निकल पड़ती। इस बीच दिल करता तो घर आ जाती, वरना वहीं कहीं अपनी सहेली के घर ही दोपहर गुजार देती, और जिस दिन दिल चाहता दोपहर को घर आते ही मेरे किए काम में नुक्स निकालने लगती। अगर किसी दिन वो चुप रहती तो भी माथे पर ऐसे बल डाले रखती कि मुझे उसे मुखातिब करने में ही बहुत डर लगता था। मेरी सास चाय की बहुत शौकीन थी। उनका वक्त मुकर्रर था जब उन्होंने चाय लाजमी पीनी होती थी। वो दिन में 3-4 बार चाय तो लाजमी पीती ही थी। मेरी सास ने बाकायदा हकीमिया लहजे में मुझे बताया था कि उन्हें किस किस वक्त चाय पीनी होती है। पहली बार तो सुबह फजर के बाद ही उन्हें चाय चाहिए होती थी, और उसके बाद वक्फे वक्फे से दिन के मुख्तलिफ औकात में ये सिलसिला चलता रहता था। अगर किसी दिन मैं उन्हें चाय देना भूल जाती तो वो मेरे शौहर और ससुर के आते ही उनके सामने वावेला मचा देती कि आज उन्हें चाय नहीं मिली, जिसकी वजह से मुझे शौहर की तरफ से बातें सुनने को मिलती कि मुझे सारा दिन घर में काम ही क्या है। वो दोनों बाप बेटा सारा दिन घर से बाहर रहते हैं और एक उसकी माँ ही है जिसकी मुझे खिदमत करनी है, और मैं उसी में कोताही कर देती हूँ। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती और अपने काम में मसरूफ हो जाती थी। मेरी सास तो वैसे घर में कम ही कम टिकती थी, जिसकी वजह से मैं सारा दिन आराम से अपना काम खत्म करती और उसके बाद सारा दिन फारिग रहती। कभी सो जाती और कभी टीवी देखने लग जाती थी। यानी कि ज़्यादा नहीं तो कुछ ज़िंदगी तो मेरी शादी के बाद बेहतर हो ही गई थी। शाम होते ही मेरी सास नहा धोकर साफ सुथरी होती, सहन में चारपाई रखती और बैठ जाती। मेरी सास को इस उम्र में भी बनने संवरने का काफ़ी शौक था। मैंने उनको कभी भी गंदे और उल जलूल होलिये में नहीं देखा था। मुझसे कुछ गुस्से में रहती थी, लेकिन बाकी सबसे मैंने उन्हें हंसते बोलते ही देखा था। तो पता ही नहीं चलता था कि ये मेरी वही सास है जो मुझे देखते ही अपने माथे पर बल डाल लेती है। मुझसे वो बस मतलब की ही बात करती थी। पता नहीं मुझसे उन्हें किस बात का गुस्सा या फिर डर था जो मुझसे घुलना मिलना नहीं चाहती थी। मेरे साथ तो इस तरह का अजीब खुश सा रवैया था जैसे मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया हो। लेकिन कुछ अरसा तो मैं उनके रवैये की वजह से अफसरदा रही थी, मगर फिर मेरे पास समझौता करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मेरी सास तो बाहर अपनी सहेलियों से बातें करते काफ़ी अच्छा वक्त गुजार आती थी, और मैं कुछ बोलने और सुनने वाले को तरस जाती थी। मुझे वो कहीं भी लेकर नहीं जाती थी, और ना ही मुझे अपनी किसी हमसाई से ज़्यादा बात करने देती थी। शाम को ससुर और मेरे शौहर आते तो वहीं सहन में उनके पास बैठ जाते और एक दूसरे से बातें करते रहते। मैं उनके दरमियान जैसे अनफिट सी थी। कुछ सास के माथे पर पड़े बलों की वजह से मैं उनके दरमियान जाकर नहीं बैठती थी। इसी तरह मेरी जिंदगी कुछ खट्टी और कुछ मीठी गुजरने लगी थी। इस दौरान कुछ ईदें और शबरातें भी आईं। उन मौक़ों पर अक्सर मेरी सास अपने हाथों से खाना बनाती थी। वो इतना लजीज खाना बनाती थी कि सब उंगलियां चाटते रह जाते थे, मगर वो खाना पकाने का काम बस खास मौक़ों पर ही करती थी। इसके अलावा उन्होंने कभी किचन में झांका तक नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे सख्ती से कह रखा था कि मैं उनकी अम्मी से कोई काम नहीं करवाऊं, इसीलिए खुद ही घर का सारा काम निपटाती थी। शादी के बाद 1-2 बार मेरे चचा और चची मेरे घर आए और मुझे अपने घर में खुश देखकर मेरे चचा मुतमईन हो गए थे। मैं भी 1-2 बार अपने शौहर के साथ उनकी तरफ गई थी, लेकिन फिर चची का ठंडा रवैया देखते मैंने वहां जाना बंद कर दिया था, जिस पर किसी ने मुझसे पूछा तक नहीं, क्योंकि सभी मेरी चची का रवैया अच्छे से समझते थे। हाँ, चचा कभी कभार चक्कर लगा ही लेते थे, जिस पर मैं उनकी बहुत एहसानमंद थी कि कोई तो है जिसे मेरा एहसास है। मुझे जब अपनी माँ बनने की खबर मिली तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि कोई है जो मेरी तन्हाई दूर करने आ रहा है, और वो सिर्फ मेरा होगा। बाकी घर वाले भी इस खबर पर बहुत खुश थे। सबके चेहरे खुशी से खिले हुए थे कि अब हमारे घर नन्हे बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता सरकता गया। इस दौरान मेरी सास की तो वही रूटीन रही थी, लेकिन मैं अब उदास होने के बजाय अपने आप में मगन रहने लगी थी। कुछ वक्त बाद मैंने एक सेहतमंद बेटे को जन्म दिया था। सब खुश तो थे ही, लेकिन इस सब में मेरा शौहर, वो तो जैसे अपने बेटे के पीछे पागल ही हो रहे थे। मेरी सास ने भी अब अपना बाहर जाना कम करके अपने पोते में दिल लगा लिया था। सभी की जान उस छोटी सी जान में अटकी थी। मेरी बेटी की बदौलत ये हुआ था कि अब मेरी सास भी कुछ मुस्कुराकर मुझसे बोलने लगी थी। अब जब शाम को सब इकट्ठे बैठते तो मेरे बेटे की बदौलत मैं भी उनकी बातों में हिस्सा डाल लेती थी। अब मौजूए गुफ्तगू ही सिर्फ मेरा बेटा होता था। उसका रोना, उसका हंसना, उसका शरारत करना,
सभी बार बार एक दूसरे को बताते खुश होते थे। मैं बहुत ज्यादा खुश रहने लगी थी। जिंदगी में अब जाकर मैंने एक मुकम्मल घराने का सुकून पाया था। मेरे अंदर सुकून के साथ तमानियत भी भरने लगी थी। मेरे चेहरे पर अब हर वक्त धीमी सी मुस्कुराहट रहती थी। मुझे लगा था कि अब जिंदगी मुकम्मल हो गई है। अब मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था। अब तो ज्यादा पैसे की चाह भी नहीं रही थी, और ना ही सास अब बुरी लगती थी, क्योंकि अब वो मेरा एहसास करती। जब मैं घर का काम कर रही होती थी तो वो आराम से मेरी बेटी को संभाले रखती थी, और मैं बगैर तंग हुए काम कर लेती थी। मगर शायद ज्यादा खुशी मुझे रास नहीं आती थी। मेरी खुशियों के दिन बहुत ही कम थे। मुझे लगा कि शायद मेरी खुशियों और सुख को मेरी खुद की ही नजर लग गई है। एक सुबह अपने मामूल के मुताबिक मेरे शौहर और ससुर मेरी बेटी को खूब प्यार करते अपने अपने काम को रवाना हो गए थे। मैं भी उनके जाने के बाद घर को समेटने लगी थी। बेटे की पैदाइश के बाद घर का काम कुछ बढ़ गया था, तो मुझे खासा वक्त लगता था। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी आज मेरी तबीयत बहुत सुस्त हो रही थी। हर चीज से अजीब सी बेजारी हो रही थी, और दिल भी बेवजह ही बहुत उदास था। मैंने काम करते हुए सोचा कि काम खत्म करके थोड़ी देर सो जाऊंगी तो क्या पता तबीयत ठीक हो जाए। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम काम कर रही थी कि मेरी सास के फोन पर किसी की कॉल आ गई, जिसे सुनते ही वो बहुत ज्यादा परेशान होती कमरे से बाहर निकली और ऊंचा ऊंचा रोते कुछ बोलने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन परेशानी और रोने से उनसे बोला नहीं जा रहा था। मैंने उनकी इस हालत से घबराते जल्दी से उनके पास जाकर उनसे रोने की वजह पूछी थी। मेरा खुद का दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे कुछ बुरा हो गया है। अली, मेरे शौहर, उनका एक्सीडेंट हो गया था। वर्कशॉप पर जाते हुए लोग उन्हें हॉस्पिटल ले गए। वहां पर उसके अब्बा भी पहुंच गए थे। अब उन्हीं की कॉल थी और उन्होंने हमें फौरी अस्पताल पहुंचने को कहा था। मेरी सास ने बहुत आंसुओं के साथ मुझे ये बात बताई। मैं भी ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी थी। हमारी आवाज़ों से डरता मेरे कमरे में सोया बच्चा भी रो पड़ा था। हमारे इस तरह रोने पर मेरे घर के साथ वाली औरतें भी आ गई थी, और आकर वजह पता चलने पर उन्होंने हमें तसल्ली देना शुरू कर दिया था। जिसके बाद हम बड़ी हिम्मत करके एक रिक्शा करवाते हॉस्पिटल चले गए थे। मेरे शौहर का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से उसकी एक टांग का ऑपरेशन करना पड़ा था। इसीलिए वो पता नहीं कितने अरसे तक चल नहीं सकते थे। इसके अलावा भी बहुत सी चोटें आई थीं, लेकिन हमने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी जान बच गई थी। कुछ दिन हॉस्पिटल में रुकने के बाद मेरे शौहर को घर ले आया गया था। मेरे शौहर इस कदर लाचार हो गए थे कि उन्हें अब अपने हर काम के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती थी, जिसकी वजह से मेरे ससुर ने कुछ दिन काम से छुट्टी ले ली थी और मेरे शौहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। लेकिन मेरे ससुर के भी घर बैठने से हम खर्चे से तंग आने लगे थे। पहले ही जो भी जमा पूंजी थी सारी मेरे शौहर की टांग के ऑपरेशन पर लग गई थी। घर के हालात देखते मेरे ससुर मजबूरी में दोबारा से अपने काम पर जाने लगे थे। उनके पीछे मैं और मेरी सास मिलकर मेरे शौहर का ख्याल रखती थी। उनको नहलाना धुलाना, वॉशरूम लेकर जाने के लिए हम दोनों ही उसे सहारा देती थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने बहुत ज़्यादा एहतियात का कहा था, वरना टांग के सही से ना जुड़ने का भी खदशा था। अभी हम एक परेशानी से निकले भी नहीं थी जब हम पर एक और क़यामत टूट पड़ी। परेशानियों ने तो जैसे हमारे घर का रुख ही कर लिया था, जो कि एक के बाद एक चली आ रही थी। लेकिन अब की बार लगने वाला धचका बहुत बड़ा था, जिससे हमें संभलने में पता नहीं कितना वक्त लगता। दरअसल एक दिन मेरे ससुर जो रात को सोए तो सुबह किसी के उठाने पर भी नहीं उठे। रात को पता नहीं किस पहर उनकी रूह परवास कर गई थी। मेरे ससुर अपने वक्त पर खुद ही उठ जाया करते थे, लेकिन आज ना उठे तो मेरी सास ने उनका कंधा हिलाते उन्हें जगाना चाहा था, जिससे वो ऐसे ही साकित जामिद रहे तो मेरी सास के दिमाग तक बात पहुंची। वो चीखो पुकार करती और अपने सीने पर हाथ मारती आहो बका करने लगी थी। मैंने जाकर देखा तो मुझे समझ आया। मैं रोती भी लगती अपने शौहर की चारपाई के पास आकर गिरते हुए उन्हें उनके बाप के इंतकाल का बता गई थी, जिस पर वो भी रो पड़े थे। हमारी आवाज़ों से मोहल्ले वाले आए और उसके बाद क्या क्या हुआ हमें कुछ होश नहीं था। हम सभी गम से निडाल थे। मेरा बेटा भी बस भूख लगने पर मेरे पास आता और फिर मोहल्ले के बच्चे और बच्चियां ही उसे संभाले हुए थी। मेरे ससुर के स्वयं तक लोगों का रश रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सभी अपनी अपनी मसरूफियात में खो गए। हम घर में 3 अफराद के होते हुए भी घर में खामोशी का राज होता था। उसमें एक बस कभी कभी मेरे बेटे के रोने की आवाज़ ही खलल डालती थी। मेरी सास बेवगी की सफ़ेद चादर ओढ़े ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहने लगी थी। बस ज़रूरत पड़ने पर या फिर मेरे आवाज़ देने पर ही बाहर आती थी, जब मुझे अपने शौहर को सहारा देकर वॉशरूम लेकर जाना होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरे शौहर की हालत बेहतरी की तरफ जा रही थी। अब मैं उसे अकेले ही सहारा देने लगी थी।
घर में आहिस्ता आहिस्ता खाने पीने का सामान खत्म होने लगा तो मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी। मेरे चचा कई बार हमारे घर आए, लेकिन वो खुद सफ़ेद पोशी का भरम रखे हुए थे। मेरी क्या मदद करते? कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकती, और शौहर से भी कुछ कहने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वो तो पहले ही कुछ अपनी माजूरी और कुछ अपने बाप के मरने की वजह से चिड़चिड़े हो गए थे। बात बात पर लड़ने को तैयार हो जाते थे, कभी बिला वजह ही गुस्से से चिल्लाने लगते थे। अब तो बेटे को भी अपने नज़दीक बर्दाश्त नहीं करते थे। मैं इन हालात में परेशानी से बौखला सी गई थी। मुझे लगने लगा था जैसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहीं से भी रोशनी की कोई छोटी सी रमक भी नजर नहीं आती थी। एक दिन मैं सास के पास बैठी बिलक बिलक कर रो पड़ी थी, जिस पर उसने मुझे अपने साथ लगा लिया था। मैंने रोते हुए उसे घर के हालात बताए तो वो भी आपदीदा हो गई थी। उससे अगली सुबह मैं उठी तो मेरी सास मेरे पास किचन में ही आ गई थी। उस दिन हमने जैसे तैसे थोड़ा बहुत नाश्ता किया, और मेरी सास ने नाश्ता करते हुए कहा कि वो काम से बाजार जा रही है। उनकी ये बात सुनते ही मुझे धचका लगा था कि वो ऐसे कैसे इद्दत में बाहर चली जाएंगी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी नहीं था। मैं मजबूरी में लब सी गई थी। मेरी सास अपनी चादर से खुद को अच्छे से लपेटते घर से बाहर निकलती बाजार चली गई थी। वो वापस घर आई तो उनके हाथों में काफ़ी बड़े बड़े 2 घर के राशन के शॉपर थे। मैं ये देखती काफ़ी हैरान हुई थी, लेकिन उसने खुद ही बताया कि उनके पास अच्छे वक्तों की बनी हुई सोने की छोटी छोटी सी बालियां थीं, जिन्हें वो बेचकर ये सब लेकर आई हैं। घर आते ही मेरी सास ने मुझे अपने पास बुलाया और अपनी मदद करने को कहा, क्योंकि वो खाना तैयार करने लगी थी। लेकिन वो खाना काफ़ी ज़्यादा तादाद में तैयार कर रही थी, जिससे मैंने परेशानी से उनकी तरफ देखा कि वो आज ही ये सब लाई हैं, क्या आज ही सब ख़त्म भी कर देंगी? आखिर मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, अम्मा ये इतना खाना किसके लिए बना रही हैं? कोई आ रहा है क्या? मैंने उनका झुका हुआ चेहरा देखते सवाल किया था। अरे नहीं, मैं आज बाजार 2 कामों की वजह से गई थी। एक तो घर का राशन लाने, और दूसरा 1-2 ऐसे इदारे वालों से मिलने जिन्हें अपने काम वालों के लिए दोपहर का खाना चाहिए हो तो हम बना देंगी, जिसके वो पैसे देंगे। उससे घर की गाड़ी चल ही पड़ेगी। वक्त के साथ साथ इस सब में अल्लाह ने चाहा तो इजाफा हो जाएगा, और फिर तब तक अली भी ठीक हो जाएगा। मेरी सास ने काफ़ी तफसील के साथ मुझे ये बताया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरी सास हमारे लिए इतना कुछ कर रही हैं। शुरू शुरू में खामाखा ही मैंने उनसे बुक्स पाले रखा था। मैं उनके लिए नहीं थी, इसलिए उनको मुझसे घुलने मिलने में वक्त लग गया। कुछ मेरे इल्म में ये बात आई थी कि उनकी हम उम्र सहेलियाँ उनको पट्टियाँ पढ़ाती थी कि बहू को ज़्यादा सर नहीं चढ़ाना, नहीं तो वो तेरा बेटा ले उड़ेगी। ये बातें एक दिन मुझे साथ वाली हमसाई से ही सुनने को मिली थी, जिस पर मैं सर झटक कर रह गई थी, क्योंकि अब मेरा बेटा पैदा होने पर वो घर में रहने लगी थी तो उनका रवैया भी मेरे साथ कुछ बेहतर हो गया था। मेरा सारा दिन अब बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता था। मैंने और मेरी सास ने मिलकर मेरे शौहर को भी समझाया था, जिससे उनका चिड़चिड़ापन काफ़ी हद तक कम हो गया था। वो बेटे के साथ उसकी शरारतों में मगन रहने लगे थे। मेरी सास ने जो काम शुरू किया था वो दिन ब दिन बढ़ने लगा था, जिससे हमारा काम भी बढ़ा था और हमें आमदनी भी अच्छी खासी होने लगी थी। जब तक मेरी सास की इद्दत के 4 माह मुकम्मल नहीं हुए, वो कोशिश करती कि पर्दे में ही रहें। उनका पकाया खाना खुद ही कोई ना कोई आकर ले जाता था। वो बस सौदा सलफ लेने ही बाजार जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता उनके पकाए खानों की धूम दूर दूर तक फैल गई थी। वो जिस कंपनी के लिए खाना बनाती थी, वहाँ के सरबराह ने एक दिन बाकायदा उनके पास आकर दरख्वास्त की कि वो उनके फैमिली फंक्शन में आए और उनके लिए बड़े पैमाने पर खाना बनाए। ये सुनते ही मेरी सास घबरा गई थी कि उनसे ये नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर सबके समझाने पर वो मान ही गई थी। उनकी इद्दत पूरी हो गई थी तो वो आसानी से उनके घर चली गई थी। उस फंक्शन में मेरी सास के खाने बनाने पर उनके जानने वालों में इजाफा हुआ था, जिससे अब अक्सर लोग अपने बड़े बड़े फंक्शन के लिए उन्हीं से खाना बनवाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास के पास लोगों की शादी ब्याह के खाने के ऑर्डर भी आने लगे थे। मेरी सास ने अपने बढ़ते काम की वजह से घर में ही देगें मंगवा कर पकानी शुरू कर दी थी। अपनी सास के काम में घर में मैं उनकी पूरी मदद करती थी। मेरी सास के काम से हमें हमारी सोच से भी ज़्यादा मुनाफा होने लगा था। हम घर के खर्चे की परेशानी से भी बच गए थे, मगर फिर भी बढ़ती महंगाई के सामने ये मुनाफा कुछ भी नहीं होता था। इस काम से मिलने वाले पैसे कुछ खाने पकाने की चीज़ें लाने में लग जाते और कुछ घर में खर्च हो जाते थे। इस दौरान मेरा शौहर कुछ बेहतर हो गया था। वो अब बैसाखी के सहारे खुद चलने लगा था, लेकिन अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ था कि वो काम पर जा सके। इसीलिए मेरी सास का ये काम हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत था। सब कुछ ठीक चलते चलते
जब मैं एक बार फिर अपने घर के संभलते हालात पर पुरसुकून होने लगी थी कि मेरी सास के एक अमल ने मुझे बहुत बुरी तरह से चौंका दिया था। अब वो अक्सर ही मुझसे कोई ना कोई अच्छा सूट ले लेती और फिर खाना तैयार करके जब देने जाती तो वो मुझसे लिया हुआ सूट पहनकर खूब तैयार होकर जाती थी। पहले तो मुझे बस हैरानी हुई, लेकिन मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया था। लेकिन अब ये काम उनकी रूटीन बनने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे उन पर शक होने लगा था कि वो पता नहीं किन कामों में पड़ गई हैं। मेरे दिल में आए उनके बारे में ख्यालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। मुझे उनके किरदार पर ही शक होने लगा था। मुझे लगा था जैसे काम काम में उनके मर्दों से ताल्लुकात बन गए, जिसकी वजह से वो इतनी बनठन कर जाती हैं। अब तो उनके पास पैसा भी ज़्यादा आने लगा था, क्योंकि वो जिस दिन मुझसे सूट लेकर पहन कर जाती, उस दिन वापसी पर वो सूट ऐसा गंदा होता कि मैं उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से वो मुझे 5,000 का नोट दे देती कि मैं इससे जैसा चाहूँ नया सूट ले लूँ। मैंने एक दो बार नए सूट सिलवाए भी, लेकिन फिर वो भी मेरी सास किसी न किसी बहाने से मुझसे ले ही लेती और फिर वापसी पर सूट गंदा होने पर मुझे पैसे पकड़ा देती, जिस पर मैं नहुसत से पैसे पकड़ लेती कि इनसे कपड़े लेने का क्या फ़ायदा जब पहनने ही मेरी सास नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता मेरा तजस्सुस से बुरा हाल होने लगा था कि मेरी सास हमें हलाल की कमाई तो खिलाती है ना, कहीं हराम की तरफ न चली गई हूँ। इस सब से तंग आते मैंने एक दिन बड़ी हिम्मत करके अपनी सास के घर से जाते ही उनको आज रंगे हाथों पकड़ने की नीयत से उनके पीछे चल पड़ी। मेरी सास आज किसी के मेहंदी के फंक्शन के लिए देखें पकाकर ले जा रही थी और उमूमन मेरे लिबास में मलबूस तैयार भी हुई थी। घर से जाते वक्त वो खुद एक बड़ी सी चादर लेकर निकलती थी, जिससे किसी को नहीं पता चलता था। मेरी सास के वहां फंक्शन में अंदर जाते ही मैं भी उनसे थोड़ा सा पीछे अंदर चली गई थी। हॉल में हर तरफ ऊंचे गानों का शोर शराबा था। मेरी सास ने खाना मालिकों के हवाले किया और किसी और तरफ चल पड़ी थी। मेरी नज़र उन्हीं पर थी। मेरी सास ने एक जगह रुकते ही अपनी चादर उतारी और एक तरफ रखी और कपड़ों के साथ के दुपट्टे को एल स्टाइल से अपने गिर्द लपेटते वो एक फैंसी सा मास्क अपने चेहरे पर लगा गई थी। उनकी ये हरकतें देखकर मेरा मुंह हैरानगी से खुलता जा रहा था। उसके बाद मैंने उनको हॉल के अंदर जाते देखा था और फिर उसके बाद मेरी आंखों ने जो देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि मेरी सास वहां बने स्टेज पर मुख्तलिफ गानों पर डांस कर रही थी। ये सब देखते ही एक पल को तो मुझे सास पर बहुत गुस्सा आया था कि वो ये क्या कर रही हैं। इसीलिए मैं वहीं खड़ी उनके बाहर आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो बाहर आई मुझे सामने देखकर कुछ परेशान हो गई थी। मैं उनको जिन नज़रों से देख रही थी वो शर्मिंदगी से सर झुका गई थी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो खुद ही बोल पड़ी थी। घर के अखराजात पूरे ना होने पर बहुत मजबूरी में मुझे ये काम करना पड़ा था। वो नहीं चाहती थी कि पैसे की कमी की वजह से उनके बेटे के इलाज में कमी आए, जिसकी वजह से वो सारी उम्र अपने पैरों पर चल ना सके। ये कहते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, जबकि उनकी बात सुनते ही आंखें तो मेरी भी भर आई थी। मैंने अपने दिमाग में पनपती उनके खिलाफ बहुत सी गंदी सोचों पर लानत भेजी और शर्मिंदा दिल लिए उनको खुद से लगा गई थी। आज मेरी हर बुरी सोच जो अपनी सास के मुतालिक थी मेरा मुंह चढ़ा रही थी। आज घर वापस जाते हुए उनके कपड़े साफ थे, क्योंकि पहले वो ये नहीं चाहती थी कि मुझे उन पर शक हो या मेरे दिल में उनके बारे में बुरा ख्याल आए। इसीलिए वो जानबूझकर अपने कपड़े गंदे करती थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।